भारत और चाइना दो बड़े देश जो अपनी अपनी कहानियां लिख रहे हैं। चाइना पिछले कुछ डिकेड्स में आर्थिक रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। 1990 के बाद कहानी बदल गई। आज चीन भारत से बहुत आगे निकल गया है। आज चीन की प्रति व्यक्ति आय है लगभग $13,000, भारत की सिर्फ $2,700। दे हैव शोन रिमार्केबल ग्रोथ। 1979 से 2018 तक उनकी जीडीपी हर साल ऑन एवरेज 9.5% बढ़ी, जिसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और देश को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। China is the world's second largest economy and the biggest importer. But 40 years ago, it was a poor, largely rural nation, with at least 30% of its population living in poverty. Economic growth boomed the following decade, averaging 10% a year. More than 500 million people have been lifted out of poverty since China's economic reforms began. And world's second largest economy, China, has released its GDP numbers. China's GDP, it was up 2.3% last year, making China the only major economy in the world to avoid a contraction last year. वही पश्चिम बंगाल की कहानी कुछ अलग रही है। हाल ही में हुए कुछ इवेंट्स ने राज्य की व्यवस्था और सामाजिक हार्मनी पर सवाल उठाए हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा, बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया दुकान में, जो भी था दुकान में सब। At this neighborhood in Dhulian, Murshidabad, residents share harrowing tales of what they were subjected to: rioting, looting and arson. टीचर जो मामले है जो चिंता पैदा करता है। एक समय था जब पश्चिम बंगाल भारत की आर्थिक शक्ति का केंद्र था, लेकिन आज वो अपनी पुरानी शान से दूर होता दिखाई दे रहा है। We now take a closer look at how Mamata Banerjee seems to be driving West Bengal's economy down. A new report from the Economic Advisory Council to the Prime Minister highlights West Bengal's troubling economic decline under her leadership. टाटा नैनो प्रोजेक्ट का सिंगूर से गुजरात चले जाना इस बात का एक बड़ा उदाहरण है। We decided that we would establish the factory in Calcutta. We unfortunately got embroiled in a political battle. এবং কোর্টে একটা কেস চলছে, কেসের ফয়সালা হয়ে গেলে অনিচ্ছুক কৃষকদের আমরা সেই জমি ফিরিয়ে দেব। How the state is struggling to attract and retain large industrial projects. क्या पश्चिम बंगाल फिर से अपनी पुरानी शान वापस पा सकता है? मैंने इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी है वो सब ट्रस्टवर्थी वेबसाइट और रिपोर्ट से ली गई है। आप खुद भी इन फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने सारे सोर्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां जाकर पूरी जांच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अप्रैल 2025 में देयर वाज मैसिव वायलेंस इन मुर्शिदाबाद इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिफॉर्म्स इन वक्फ एक्ट। 8 अप्रैल को उमरपुर में वक्फ कानून को लेकर शुरू हुई छोटी मोटी टक्कर 11 और 12 अप्रैल तक बहुत बढ़ गए। नेशनल हाईवे 12 और शामसरगंज, धुलियन एंड विलेजेस लाइक सुटी बिकेम्स द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फैलाई गई गलत और इन्फ्लेमेटरी इन्फॉर्मेशन ने हिंसा को और बढ़ावा दिया, जिसमें ये झूठा दावा किया गया था कि नए वक्फ कानून से मुसलमानों की जमीन, धार्मिक स्थल और कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा। इस हिंसा में हरगोविंद मंडल, चंदन मंडल और इजाज अहमद की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। धुलियन जैसे इलाकों से 100 से ज्यादा महिलाओं और परिवारों को अपने घर छोड़कर भागीरथी नदी पार करके मालदा जिला में शरण लेनी पड़ी। इस घटना को लेकर राजनीति भी बहुत गर्म रही। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस हिस्सा को पूर्व नियोजित बताया और बीजेपी केंद्रीय एजेंसी और बीएसएफ के एक हिस्से पर बांग्लादेश से लोगों को घुसपैठ कराकर राज्यों में तनाव बढ़ाकर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीएसएफ ने हिंसा भड़काने के लिए पैसा दिया। वही केंद्रीय सरकारी सूत्रों ने शुरुआती जांच में बांग्लादेश के कुछ बदमाशों को शामिल होने की बात कही है, जिन्होंने शुरू में लोकल लीडर से मदद ली थी। महिलाओं के साथ हुए छेड़खानी और उनके डिस्प्लेसमेंट की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच समिति भी बनाई। पुलिस ने इस मामले में 221 लोगों को गिरफ्तार किया और 1093 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। मुर्शिदाबाद की एक घटना पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में शोज द डेलिकेसी ऑफ रिलीजियस हार्मोनी, जिसे राजनीतिक बयानबाजी और वक्फ कानून की संवेदनशीलता ने और बढ़ावा दिया। बांग्लादेश के लोगों की घुसपैठ के आरोप ने सीमा सुरक्षा और इट हैज ऑल्सो रेज्ड कंसर्न अबाउट द कंट्रीज इंटरनल सिक्योरिटी। पश्चिम बंगाल में 2022 से जारी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम ने राज्य की एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई को सामने ला दिया है। 2016 में हुए टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बड़े परिमाण पर इरेगुलरिटी और भ्रष्टाचार के आरोप है। घोटाला 2016 में WBSSC द्वारा स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट शुरू करने के बाद शुरू हुई। धीरे धीरे हेराफेरी, पार्शियलिटी और ब्रेवरी के आरोप लगाने लगे। नवंबर 2021 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिया। 22 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रद्द कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को सही ठहराया। 22 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रद्द कर दिया, which was upheld by the Supreme Court on 3 अप्रैल 2025। आरोप में ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन सीट में टेम्पर्ड, मेरिट लिस्ट में हेराफेरी, गिविंग प्रेफरेंस टू लोअर रैंक कैंडिडेट्स ओवर हायर रैंक्ड वंस, बिना शॉर्टलिस्ट वाले लोगों को नियुक्त करना। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अपॉइंटिंग दोज कैंडिडेट्स हु नेवर अपीयर्ड इन द एग्जाम और सबमिटेड ब्लैंक OMR सीट्स। एसएससी ने खुद भी कोर्ट में इन इरेगुलरिटीज को स्वीकार किया। इस घोटाला में फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी, टीएमसी MLA माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा और कई एसएससी अधिकारी शामिल हैं, जिनमें से कई को ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने घोटाला से जुड़े कई 100 करोड़ रुपीज की कैश और प्रॉपर्टीज भी जब्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया और पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड करार दिया। द कोर्ट स्टेटेड दैट द सिलेक्शन प्रोसेस वाज कम्प्लीटली करप्टेड। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि सिलेक्शन की रिलायबिलिटी और लीगैलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इस रद्द करने से करीब 19,000 सच्चे और एलिजिबल कैंडिडेट्स को भी नुकसान हुए, जिन्होंने मेहनत से नौकरियां हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी करने का आदेश दिया है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स को आगे रिलैक्सेशन एंड अदर फैसिलिटीज देने की बात कही गई है। लेकिन एसएससी अध्यक्ष ने खुद कहा है कि इतनी बड़ी सिलेक्शन प्रोसेस को 3 महीने में पूरी करना संभव नहीं है। ईडी और सीबीआई द्वारा जांच अभी भी जारी है ताकि सभी दोषियों को सजा मिल सके। 9 अगस्त 2024 की रात को कोलकाता के स्टेट रन आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 31 इयर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई एक दुखद घटना ने देश को हिला दिया। पोस्टमार्टम ने जेनिफर बलात्कार की पुष्टि की। दिस क्राइम शॉक द इंटरनेशन। इस अपराध ने देश भर के मेडिकल प्रोफेशनल्स को शक में डाल दिया।
इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल और पूरे देश में जूनियर डॉक्टर्स ने नए और बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए मैसिव प्रोटेस्ट किया। सीनियर डॉक्टर्स ने भी उनका समर्थन में इस्तीफा दे दिया। 18 जनवरी 2025 को सियालदह के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय, जो घटना के समय सिविक पुलिस वॉलंटियर था, को दोषी करार दिया। उसे उम्र कैद की सजा और जुर्माना भी लगाया गया और विक्टिम्स फैमिली को कॉम्पेंसेशन देने का भी आदेश दिया गया। उम्र कैद की सजा से कई लोग असंतुष्ट थे, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कई डॉक्टर्स एसोसिएशन शामिल थे, जिन्होंने मृत्युदंड की उम्मीद की थी। कोलकाता पुलिस द्वारा शुरुआती जांच के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में सीबीआई को मामला ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने अक्टूबर 2024 में संजीव रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने सितंबर 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष और एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल को सबूतों से छेड़छाड़ और एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें दिसंबर 2024 में जमानत मिल गई, क्योंकि सीबीआई फेल्ड टू फाइल ए चार्जशीट अगेंस्ट हिम विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 90 डेज। इस घटना ने पश्चिम बंगाल और पूरे देश में हॉस्पिटलों में सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षित काम करने का वातावरण बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आजादी से पहले बंगाल भारत का सबसे अमीर इलाकों में से एक था। बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जीडीपी में योगदान 1960 टू 1961 में 10.5% से घटकर 2023 टू 2024 में सिर्फ 5.6% रह गया है। आजादी के बाद शुरुआती डिकेड्स में पश्चिम बंगाल भारत का आर्थिकता में महत्वपूर्ण योगदान देता था। 1950 टू 51 में ये बॉम्बे का बाद दूसरे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर था, जो देश के कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लगभग 27% था। 1950 के दशक की शुरुआत में बंगाल में महाराष्ट्र और गुजरात से भी ज्यादा रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज थे, लेकिन पिछले 6 डेकेड्स में राज्यों के जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में लगातार कमी आई है। 1960 टू 61 में राज्यों की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 127.5% ज्यादा थी, लेकिन 2023 टू 24 तक ये घटकर सिर्फ 83.7% रह गए, जो राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों से भी कम है। एक समय था जब कलकत्ता वाज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द कंट्री, लेकिन महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपनी आर्थिक स्थिति बनाए रखी या सुधराई, व्हाइल वेस्ट बंगाल लैग्ड बिहाइंड। 2025 टू 26 के लिए पश्चिम बंगाल का अनुमानित जीएसडीपी 20.3 लाख करोड़ है, जो इससे भारत की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। हालांकि राज्य की जीडीपी ग्रोथ रेट तो 25 टू 26 के लिए 12% एस्टिमेटेड। इट नीड्स टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस डिक्लाइन एंड द नेशनल एवरेज। पश्चिम बंगाल अभी भी भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ इंडस्ट्री दुर्गापुर जैसे इलाकों में केंद्रित, कोलकाता में आईटी हब्स के साथ और सर्विस जो राज्य के नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे बड़ा योगदान करता है। आजादी के बाद कांग्रेस के शासन के दौरान केंद्रीय सरकार की पॉलिसीज जैसे कि 1956 में कोयला और स्टील के लिए बड़ा समीकरण नीति ने इन मेजर इंडस्ट्री में पश्चिम बंगाल के पोजिशनल एडवांटेजेस को खत्म कर दिया, जिससे राज्यों की इंडस्ट्रियल कोलैप्स में योगदान मिला। केंद्र सरकार ने बंगाल में नए फैक्ट्रीज स्थापित करने में भी हिचकिचाहट दिखाई और पहले 4-5 ईयर प्लान्स में इसका हिस्सा कम कर दिया, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा बढ़ा दिया। 1977 से 2011 तक 34 इयर्स तक शासन करने वाली लेफ्ट फ्रंट सरकार ने शुरू में अपनी 98 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में छोटे और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी और बड़े इंडस्ट्री और मल्टीनेशनल फार्म के प्रभाव को कम करने का लक्ष्य रखा। However, this policy was not very successful in improving the industrial situation. इस अवधि के दौरान मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म और श्रमिक असंतोष में वृद्धि देखी गई, जिससे निजी निवेश को बढ़ा दिया और राज्य से पूंजी के बाहर जाने में उद्योग दिया। सीपीएम ने अक्सर डिस्क्रिमिनेटरी सेंट्रल गवर्नेंस की नीतियों को दोष दिया, लेकिन उनकी खुद की एंटी प्राइवेट इंडस्ट्री रोल और मिलिटेंट श्रमिक वातावरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2011 में सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस सरकार ने उद्योग प्रोजेक्ट के लिए जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण से बचाने पर जोर दिया है और इसके बजाय एमएसएमई और श्रमिक कल्याण योजना पर ध्यान केंद्रित किया है। Critics argue that this attitude exemplified by the Singur dispute has limited large-scale industrial expansion. पिछले 5 वर्षों में 2200 से ज्यादा कंपनीज ने पश्चिम बंगाल से अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर लिया। टाटा मोटर्स ने सिंगूर में टाटा प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी द्वारा किए गए तीव्र विरोध के बाद 2008 में
अपने नैनो प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट कर दिया। रतन टाटा ने ममता बनर्जी द्वारा बनाए गए प्रतिकूल वातावरण को पुल आउट का कारण बताया। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में लगभग 10,000 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज है, जिनके उद्योग ज्यादातर दुर्गापुर, आसनसोल, हावड़ा, खड़गपुर और हल्दिया जैसे इलाकों में केंद्रित है। कोलकाता भी पूर्वी भारत में एक बड़ा आईटी हब बन रहा है, जहां न्यू टाउन में बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब और फिनटेक हब विकसित हो रहे हैं। हालांकि आईटी और एमएसएमईज जैसे कुछ क्षेत्रों में विरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल की उद्योग स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक नीतियों की जरूरत है, जो पूंजी निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास एंड इंक्रीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। The expanding role of teachers is no longer limited to just the curriculum. आज के विश्व में टीचर से उपेक्षा की जाती है कि वे स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ताकि प्रिपेयर देम फॉर द चैलेंजेस ऑफ रियल वर्ल्ड। टीचर्स शुड फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। टीचर्स को अब समय मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस, जिम्मेदारी जैसे लाइफ स्किल के महत्व पर जोर देना होगा, जिससे छात्रों को वास्तविक दुनिया की उम्मीदों के लिए तैयार किया जा सके। दे शुड हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ इन पर्सन एंड डिजिटली, जो व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलता के लिए जरूरी है। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में न्याय सुनिश्चित करने की इस एनहेंसिंग रोल से जुड़ती है। घोटाला ने केवल एलिजिबल कैंडिडेट्स को उनकी नौकरियों से वंचित नहीं की, बल्कि टीचर्स की क्वालिटी को भी कमजोर किया, which affected the overall development of the student। योग्य और नैतिक टीचर्स की भर्ती क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए जरूरी है, जो केवल रोट लर्निंग से परे हो और छात्रों को जरूरी जीवन कौशल से लैस करे। It is important to ensure a fair and transparent process to build trust in the system and to empower dedicated individuals in the education sector। सुप्रीम कोर्ट का न्यू रिक्रूटमेंट के लिए आदेश है, provides an opportunity to rebuild trust। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हेल्दी पॉलिटिक डिस्कशन, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड करप्शन फ्री गवर्नेंस बहुत जरूरी है। हेल्दी पॉलिटिक्स में क्रिएटिव एंगेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर रेदर देन पार्टी इंटरेस्ट को प्राथमिकता देना शामिल है। पश्चिम बंगाल आज कई चुनौतियों के सामने रहा है, जिसमें सोशल अनट्रस्ट, करप्शन इन गवर्नेंस, आर्थिक पतन और सेंसिटिव बॉर्डर इशू शामिल है। स्वस्थ राजनीतिक, नागरिक जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार मुक्ति शासन राज्य के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी कदम है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टीचर्स एंड एंश्योर जस्टिस एंड इंटीग्रिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। सामूहिक प्रयास और अच्छे लीडरशिप के माध्यम से पश्चिम बंगाल अपनी इस चुनौती पर काबू पा सकता है और फिर से अपनी पुरानी शान वापस ले सकता है। जय हिंद।